जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। टाइटल और थंबनेल से आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ चुका है कि आज के लेक्चर में हम लोग किस संदर्भ में बात करेंगे। बिल्कुल विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम लोग आपके रिजल्ट से रिलेटेड बात करेंगे। बड़ी विडंबना की बात है विद्यार्थियों कि एक विद्यार्थी चाहता है कि उसकी एग्जामिनेशन बड़ी देर से हो लेकिन रिजल्ट बड़ा जल्दी आ जाए। हाँ, ये थोड़ा सा विद्यार्थियों का एक गलत पॉइंट हो जाता है, गलत एक वीक पॉइंट हो जाता है, क्योंकि जब विद्यार्थी अपने हिसाब से चाहेगा उस हिसाब से तो यूनिवर्सिटी काम नहीं करेगी। फिर भी विद्यार्थी के मन में ये रहता है कभी कभी कि सर एग्जामिनेशन थोड़ी सी देर होना चाहिए, आप जितना भी पढ़े, जितना भी आपको टाइम मिले उतना कम लगता है। तो एग्जामिनेशन देर से हो लेकिन रिजल्ट बड़े जल्दी आ जाए। लेकिन रिजल्ट के बारे में जानने से पहले कि रिजल्ट कब आएगा, कितने टाइम में रिजल्ट आता है, सबसे पहले हमें एग्जामिनेशन प्रोसेस को समझना होगा। और एग्जामिनेशन के बाद और रिजल्ट के बीच में भी एक प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस को समझने के बाद आपको बहुत अच्छे से दिमाग में समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से रिजल्ट फॉर्म होता है, कितना टाइम लगता है, कब रिजल्ट हमारा आएगा, कितने दिनों में आएगा। तो बच्चों, आज इसी प्रोसेस के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। देखिए, जैसे आपकी एग्जामिनेशन खत्म होती है, जैसे मान के चलिए आपने एग्जामिनेशन अप्रैल में दी, जैसे आपकी एग्जामिनेशन कंप्लीट होती है तो आपकी जो आंसर शीट होती है, जो आंसर शीट्स होती है जिसमें आप लोगों ने आंसर लिखा होता है, ये आपके इवैल्यूएशन सेंटर पे, यूनिवर्सिटी के इवैल्यूएशन सेंटर्स होते हैं, सेंटर्स नहीं सेंटर ही होते हैं, एक दो सेंटर होते हैं इवैल्यूएशन सेंटर यूनिवर्सिटी के इवैल्यूएशन सेंटर पर जाके ये पूरी की पूरी उत्तर पुस्तिका इकट्ठी की जाती है। फिर वहाँ से इन्हें इन आंसर शीट्स पर इन्हें एक बारकोड लगाया जाता है। फिर यहाँ से बारकोड लगाने के बाद इसे आगे भेजा जाता है सेंट्रल असेसमेंट प्रोग्राम में, यानी सेंट्रल असेसमेंट यूनिट, इसे हम लोग सेंट्रल असेसमेंट प्रोग्राम यहाँ पे कैप, सेंट्रल असेसमेंट मतलब सेंट्रल का मतलब है केंद्रीय मूल्यांकन समिति के पास इसे भेजा जाता है। केंद्र यानी कि सारे शिक्षक जो भी यूनिवर्सिटी के अप्रूव टीचर्स है, शिक्षक है, जिन सभी को पेपर चेक करने के लिए अप्रूव किया जाता है, ऐसे शिक्षक जो यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पेपर चेक करने के लिए अप्रूव हुए हैं, वे सारे शिक्षक इस सेंट्रलाइज असेसमेंट प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। एक सेंटर में जाके ये पेपर चेक करते हैं ताकि, और यहाँ पे पेपर चेक करने से पहले बारकोड इसलिए लगाया जाता है ताकि विद्यार्थियों की जो इंफॉर्मेशन है किसी भी शिक्षक के हाथ में ना जाए। इसके लिए एक पारदर्शिता रहनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि घोटाले हो जाते हैं। कई बार आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट अपना नाम नंबर लेकर आ जाते हैं, फिर टीचर उनको कॉल करते हैं, पैसे की डिमांड होती है। तो कई बार ऐसे केसेस भी आए हैं। तो इसे बहुत अच्छी गोपनीयता के अंतर्गत गोपनीयता बनाए रखने के कारण इसे कोड वगैरह लगाया जाता है। थोड़ी सी सिक्योरिटी टाइट रहती है। यहाँ पे सेंट्रल असेसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत यहाँ पे आपकी सारी आंसर शीट्स जो है वो चेक होती है। और इसे चेक करने के दो तरीके, एक तो ट्रेडिशनल हो गया और आजकल ऑनलाइन का जमाना है। ऑनलाइन यानी कि डिजिटल असेसमेंट हो गया। डिजिटल असेसमेंट में क्या होता है, ये आपकी आंसर शीट है। इस आंसर शीट को क्या किया जाएगा, एक मशीन के द्वारा, यानी कि स्कैन करने की मशीन होती है, और वो बहुत फास्ट होती है। ये जेरोक्स वाली मशीन नहीं है कि आपने जेरोक्स में लगा दिया और बहुत देर तक स्कैन हो रही है। थोड़ी सी फास्ट अच्छी मशीन होती है। यहाँ पे स्कैन किया जाता है। स्कैन करने के बाद सारे के सारे एक डिजिटल फॉर्मेट में, यानी कि पूरे पीडीएफ फॉर्म में आ गए, आपके आंसर शीट मिल गए। अब इसे सॉफ्टवेयर की मदद से या फिर इस डिजिटल जो आपका डॉक्यूमेंट मिल गया है, यानी कि 10 पेज, 20 पेज, 50 पेज की जो मार्कशीट, आंसर शीट जो है आप लोगों की, जो टीचर के पास आ चुकी है, उसे वो चेक करेंगे। चेक करने के बाद किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स है, कितने मार्क्स है, तो वो डालते चले जाएंगे और फटाफट वहाँ पे कैलकुलेट होते चले जाएंगे। जैसे कि 2 नंबर, 5 नंबर, 50 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, जितने भी नंबर मिले वो ऐड होते जाएंगे फटाफट। तो यहाँ पे टीचर को क्या है ना, वो ट्रेडिशनल वे से गिनती करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन 1 में 6 में से 3, क्वेश्चन 2 में 6 में से 4, इस तरीके से क्वेश्चन 1 में, तो ऐसे 1 2 3 इन क्वेश्चन में हम लोगों ने 6 में से 4 दिया है, 5 दिया है, 2 दिया है, 10 दिया है। कितने भैया हमने कितने मार्क किए, 10 में से 10 मिले हैं बच्चों को, 10 में से 5 मिले हैं, 5 में से 5 मिले हैं, 5 में से 2 मिले। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जब बार बार इतना सारा कैलकुलेट करना, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो डिजिटल असेसमेंट में क्या हो जाता है ना, फटाफट चेक करो और जितने मार्क्स मिलते हैं फटाफट डालते चले जाओ, ऑटोमेटिक वो ऐड होते चले जाते हैं। टोटल में से कितने मिल रहे हैं फटाक से हो जाता है, और डिजिटली बहुत जल्दी जल्दी इनके काम हो जाते हैं, और डिजिटली बहुत स्पीड में आपका रिजल्ट बन जाता है। तो आंसर शीट चेक करने के दो तरीके होते हैं, ट्रेडिशनल बाय हैंड कर दे, और दूसरा तरीका होता है डिजिटल असेसमेंट। फटाफट बहुत जल्दी आसानी से हो जाता है। स्कैन होगा, फिर वो डिजिटली आप लोगों का असेसमेंट किया जाएगा। डिजिटली असेसमेंट क्या हो जाएगा, इसे चेक किया जाएगा, इसे आगे भेज दिया जाएगा। इसमें कितने मार्क्स है वो आपको रिजल्ट में मिल जाएंगे।
तो इस तरीके से होता है। लेकिन इसके बीच में आप लोगों को मॉडरेशन की भी एक प्रक्रिया से गुजरना होता है। आंसर शीट में क्या होता है, मॉडरेशन कई बार ऐसे विद्यार्थी होते हैं, लिखा बहुत अच्छे से होता है, राइटिंग वगैरह बहुत अच्छी होती है, लिखा बहुत अच्छे से होता है, लेकिन कहीं ना कहीं 1 नंबर 2 नंबर से वो बच्चा रह जाता है, 1-2 नंबर से बच्चों का पेपर रह जाता है। तो ऐसे में एक शिक्षक के पास ये पावर होती है मॉडरेशन की। वहाँ पे क्या होता है ना, आप लोगों को देखो कई बार रिजल्ट में एक नीचे लिख के आता है पास बाय ग्रेस, पास बाय ग्रेस। तो एक कोई भी शिक्षक, यूनिवर्सिटी, कोई भी डिपार्टमेंट ये नहीं चाहता है कि उसका विद्यार्थी फेल हो जाए, कि कमी रह जाए। ठीक है, जैसे एक पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार करते हैं, वैसे एक शिक्षक के नज़र में उसके स्टूडेंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो चाहता है कि उसके जो स्टूडेंट है वो आगे जाए, बहुत आगे जाए। तो यूनिवर्सिटी भी चाहती है कि उनके जो विद्यार्थी है, जिनसे इन्होंने फीस कलेक्ट की है, जिनके लिए इन्होंने एग्जाम कंडक्ट की है, विद्यार्थी ने भी मेहनत की है, यूनिवर्सिटी ने भी मेहनत की है, तो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे का फ्यूचर रुक ना जाए किसी कारणवश, या फिर आगे बढ़ने से वो बंदा रुक ना जाए। ऐसे में हम लोग ग्रेस मार्किंग करके क्या बंदे को पास कर सकते हैं। तो 1-2 नंबर मिलके देखा होगा आप लोगों ने, रिजल्ट में आता है पास बाय ग्रेस। तो कभी 1 नंबर की ग्रेस मिल गई, कभी 5 नंबर की मिल गई, कभी 4 नंबर की मिल गई। लेकिन कोई कोई तो इतने होशियार मिलते हैं कि 60 में से आप लोगों को पासिंग कितने चाहिए, अगर 60 मार्क का पेपर है, 60 में से आपको 42 थियरी में पासिंग चाहिए, लेकिन कोई को 42 उसमें से मिल गए 20, और इच्छा करते हैं सर हम लोगों को ग्रेस नहीं मिली, हम लोग फेल हो गए, हम तो पूरा लिख कर आए थे। भाई 22 नंबर की ग्रेस कौन देगा? 22 नंबर झाड़ में लटके हुए मार्क्स। तो कई बार विद्यार्थियों का भी थिंकिंग अलग ही हो जाती है, और फिर यूनिवर्सिटी को गाली देने में तो हमारे यहाँ के विद्यार्थी पीछे नहीं है। कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की भी गलती है। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी की भी क्या गलती हो जाती है, कई बार विद्यार्थी लिखता 60 में से 50 का है, लेकिन अगर उसको 60 में से 50 उसने बहुत अच्छे से लिखा है, मिलना चाहिए, तो कई बार इनकी मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी हो जाती है और बच्चों को 25 मिल जाते हैं, 30 नंबर मिल जाते हैं, 40 नंबर मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी गलती हो जाती है। यूनिवर्सिटी से भी गलती होती है, भगवान तो है नहीं, और विद्यार्थी से भी गलती होती है। तो यूनिवर्सिटी की असेसमेंट अगर सही ना हो तो फिर प्रॉब्लम में आ जाता है। तो रिजल्ट बनने में बहुत सारी प्रक्रिया होती है। फिर टीचर्स लोगों को एक टाइम लिमिट दी जाती है कि इतने दिनों में, 15 दिनों में, 20 दिन में, 25 दिन में, 30 दिन में, भाई इतने दिनों के अंदर, मान के चलिए इतने प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक टीचर को लिमिट दी गई कि 25 दिन में आप लोगों को, मान के चलो एक उदाहरण के तौर पे कि 1000 उत्तर पुस्तिका यानी कि आंसर शीट आपको चेक करना है, एक उदाहरण के तौर पे। तो उन्हें ये टाइम लिमिट के अंदर उन्हें चेक करके देनी होती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी कहती है कि एक टाइम लिमिट के अंतर्गत बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर करना अनिवार्य है। क्या है हम लोग देखेंगे अभी। तो यहाँ पे जब आपने पेपर दिया, आंसर शीट आप लोगों की कलेक्ट कर ली जाती है, वो यूनिवर्सिटी के इवैल्यूएशन सेंटर पे जाती है। वहाँ से सेंट्रलाइज असेसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत यानी कि सेंट्रलाइज हॉल पर चली जाएगी, कोड वगैरह लगे वहाँ पे, फिर चेकिंग वगैरह चालू हो जाएगी। चेकिंग वगैरह चालू होने के बाद एक टाइम लिमिट दी जाएगी। टाइम लिमिट के अंतर्गत जैसे 20 दिन, 15 दिन, जैसे आज एग्जाम खत्म हुई है तो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन हर एक टीचर को टाइम दिया जाएगा कि इतने दिनों में पेपर चेक करके, जितने भी आंसर शीट्स है वो चेक करके हमें दे, उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं वो बताए, ताकि रिजल्ट बनाने की प्रोसेस स्पीडअप हो सके। फिर वो ये सारे उत्तर पुस्तिका यूनिवर्सिटी में सबमिट रहती है, जो उसके आधार पर आप लोगों का फिर रिजल्ट तैयार होना जल्दी जल्दी चालू हो जाता है। और अगर उसमें कोई गलतियां हो, अगर बच्चे की मार्क्स कम आ रहे हैं तो ग्रेस देके पास कर दिया जाता है, या फिर अगर चेक करने में कोई गड़बड़ी आ गई तो उसे एक बार फिर से चेक किया जाता है। कभी कभी रिजल्ट में गड़बड़ियाँ आ जाती है, क्यों? वो डिजिटल के कारण हो जाता है, क्योंकि आज भी अभी भी हमारी यूनिवर्सिटी में डिजिटल प्लेटफॉर्म या डिजिटली जो एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं वो उच्च दर्जे के नहीं हैं। वो कहीं ना कहीं निम्न दर्जे के एप्लीकेशंस या फिर आप कहेंगे कि तकनीकी उपयोग की जा रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं भुगतान जो है वो एक विद्यार्थी को भी करना पड़ सकता है और एक यूनिवर्सिटी को उसका भुगतान करना पड़ सकता है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने परीक्षा के बाद और रिजल्ट के आने तक के बीच की हम लोगों ने प्रोसेस को जाना किस तरीके से होती है। और बच्चों, विद्यार्थियों मैं बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों का फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं सेम 4 की बात करूँ कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा, जैसे मैं सेम 4 की बात करूँ, सेम 4 का आपका 8/4/2025 को एग्ज़ाम चालू हुई थी और ये 10/5/2025 को ख़त्म हुई, यानी टोटल 1 महीना एग्जामिनेशन चली थी। इसमें जो हमारा मैथमेटिक्स का पेपर था वो 12/4/2025 को मैथ्स 1 का पेपर था। एंड अगर हम लोग देखेंगे कि तो 22/4/2025 को आपका मैथ्स 2 का पेपर था। अगर इसी तरीके से सेम 4 की बात करें हम लोगों ने, और अगर हम सेम 6 की बात करें कि सेम 6 बीएससी सेम 6 की एग्जामिनेशन हमारी 3/4/2025 को चालू हुई, उसके बाद हमारा 5 तारीख के आसपास
हमारी 2025 के 5 तारीख के आसपास, यानी ये भी एग्जामिनेशन 6 सेमिस्टर की 1 महीना चली और ये कंप्लीट हो गई। हम लोगों ने इसमें देखा कि हमारा 11/4/2025 को मैथ्स 1 का पेपर हुआ और यहाँ पे 19/4/2025 को आपका मैथ्स 2 का पेपर हुआ, यानी कि चौथे महीने अप्रैल में 11 तारीख को 19 तारीख को मैथ्स के पेपर हुए। अगर आप देखेंगे 1 महीना, तो यूनिवर्सिटी कहती है कि ये सब काम करने के लिए भैया, ये सब काम करने के लिए टीचर के पास टाइम लिमिट है और एक स्टूडेंट को भी एश्योरेंस चाहिए कि इतने दिन में रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि स्टूडेंट्स को रिजल्ट की घाई होती है, ना कि पेपर की। पेपर बहुत लेट आए चलता है, लेकिन रिजल्ट बहुत जल्दी आना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी कहती है भैया 45 डेज में जब आपकी एग्जामिनेशन हो जाती है, जब आपका एग्जामिनेशन जैसे मान के चलिए 3 तारीख से 5 तारीख तक 1 महीना आपकी एग्जामिनेशन चली, फिर ये 5 तारीख को पकड़ा जाएगा 5 मई को एग्जामिनेशन खत्म हुई। 5 तारीख से 45 दिन के अंतर्गत, ये मैक्सिमम लिमिट होती है कि 45 दिन के अंतर्गत आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। यूनिवर्सिटी कहती है कि एक स्टूडेंट तक उसका रिजल्ट इतने दिनों के अंतर्गत पहुंचना चाहिए, ये मैक्सिमम है। लेकिन नागपुर यूनिवर्सिटी तो नागपुर यूनिवर्सिटी है, कभी कभी ये मिनिमम में भी तब्दील हो जाता है, तो 45 दिन के 60 दिन हो जाते हैं, है ना। तो हालांकि इसमें कोई दो राय वाली बात भी नहीं है कि बहुत सारे स्ट्रीम के रिजल्ट्स बहुत टाइम पे लग चुके हैं। पिछले अगर आप लोग देखें कि सेम 5, अगर आप पिछले रिजल्ट के बारे में बात करेंगे जो आपने विंटर में दिया था, तो विंटर में आप लोगों ने दिसंबर में एग्जाम दी थी और 27 जनवरी के आसपास आपका 3rd सेमिस्टर का जो है वो रिजल्ट आ गया था, यानी 1 महीने में आ गया था। तो अमूनन आप लोगों का जो रिजल्ट है बच्चों, वो 45 दिन के अंतर्गत के अंदर लगा ही दिया जाता है। और फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो होते हैं, जो बीएससी 6 सेमेस्टर क्लियर कर रहे हैं, इनका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। आप देखेंगे कि फाइनल ईयर का रिजल्ट अभी सभी बीएससी बोलो या बीए बोलो या बीकॉम बोलो, जितने भी फाइनल ईयर के जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट है, उनके रिजल्ट बहुत ज़्यादा जल्दी लगाए जा रहे हैं, ताकि बच्चों को एमएससी करने के लिए या फिर बच्चा आगे जाके कोई अगर बच्चे ने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है या फिर बच्चे ने किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया होगा, उसका एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ गया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एडमिशन के लिए रुका हुआ है, तो ऐसे में बीएससी जो फाइनल ईयर का बीएससी, मैं यहाँ पे बीएससी लिख रहा हूँ, कोई भी आप ग्रेजुएशन समझेंगे, अगर फाइनल ईयर है तो फाइनल ईयर का रिजल्ट बहुत जल्दी लगाया जाता है। इसलिए जल्दी लगाया जाता है ताकि वो आगे जाके जो भी उसको कोर्सेज करना है, दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना है, दूसरे फलाना ढिकाना जो भी कोर्सेज उसको करना है, ताकि वो टाइम पर कर पाए, उसको एडमिशन मिल पाए। क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट तो यूनिवर्सिटी के हिसाब से रुकेंगे नहीं, वो तो अपने हिसाब से ही चलेंगे, तो यूनिवर्सिटी के ऊपर थोड़ा सा बर्डन होता है, वो जल्दी आपका रिजल्ट लगाएगी। अब रिजल्ट आपका कितने कब तक आ जाएगा? देखिए बच्चों, अभी 1 महीने के आसपास भी नहीं हुआ है कि आपकी एग्जामिनेशन हुई है, लेकिन जून के स्टार्टिंग में आप लोगों का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। जून के स्टार्टिंग में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा और जून के स्टार्टिंग से जुलाई के स्टार्टिंग वीक तक सारे एडमिशन प्रोसेस चलती है। हायर एजुकेशन के, चाहे आप मास्टर डिग्री बोलो या फिर आप किसी भी अदर डिग्री या कोर्सेज के लिए अगर जा रहे हैं, तो भी आप लोगों का जून में एडमिशन प्रोसेस होता है। तो आप चिंता ना करें कि आपका रिजल्ट भी टाइम पर आ जाएगा। जून के स्टार्टिंग वीक तक आप लोगों के रिजल्ट लग जाएंगे। और सेम 4 वाले थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, सेम 4 वालों को, क्योंकि भैया पहली प्रायोरिटी फाइनल ईयर को दी जाती है, उसके बाद में सेकंड ईयर को, उसके बाद में फर्स्ट ईयर को। फर्स्ट ईयर वाले थोड़ी ना अभी से कहीं जा रहे हैं, इनकी तो कौन से अभी शादी ब्याह करने हैं, है ना। तो भैया फाइनल ईयर को पहले भगाया जाता है, फिर उसके बाद में सेकंड ईयर में थोड़ा सा 10-15 दिन ऊपर नीचे, जैसे कि 15 जून के आसपास, 10 से 15 जून के बीच में आप लोगों का सेकंड ईयर का रिजल्ट आ जाएगा। और इस तरीके से बच्चों आप लोगों का रिजल्ट प्रोसेस चलती है। तो आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर में अपन ने रिजल्ट से रिलेटेड जो भी इस संदर्भ में जो भी हम लोगों ने बातचीत की, आप लोगों को जो अच्छा लगा है, अगर आप लोगों को पसंद आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना ना भूलें। जो भी अपने बीच में बातचीत हुई है, इसके मद्देनज़र अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ पॉइंट्स जो मुझसे छूट गए हैं, या फिर कुछ पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे कवर नहीं किए, या फिर आप लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि कमेंट करके आप मुझे बताइए कि क्या मुझे इसमें और बताना चाहिए था, ये ज़रूर से आप लोग बताइए। आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर के माध्यम से जो जानकारी मैंने आप लोगों को दी है वो आप लोगों को समझ में आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।